नमस्कार। क्या होगा अगर दशकों से चल रहा एक छिपा हुआ युद्ध अचानक खुले मैदान में आ जाए? आज हम एक ऐसे ही काफी गंभीर काल्पनिक परिदृश्य को समझने वाले हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का सीधा सैन्य टकराव। ये विश्लेषण उन स्रोतों पर आधारित है जो बताते हैं कि ये जंग कैसी दिख सकती है। देखिए, ये कोई नई दुश्मनी तो है नहीं। ये एक ऐसा ठंडा युद्ध है जो दशकों से पर्दे के पीछे खुफिया अभियानों और प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए लड़ा जा रहा था। लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है और टकराव सीधे सीधे सामने आ गया है। तो ये शैडो वॉर आखिर था क्या? समझिए कि एक ऐसा खेल था जिसके कुछ अनलिखे नियम थे जो दशकों तक सीधी जंग को रोकते रहे। लेकिन अब वो सारे नियम टूट चुके हैं। लड़ाई का तरीका मतलब पूरी तरह से बदल गया है। पहले ये जासूसी, हिजबुल्ला जैसी प्रॉक्सी सेनाओं और गुप्त अभियानों तक ही सीमित थी। अब ये सीधे हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और स्पेशल ऑपरेशंस का रूप ले चुकी है। ये सिर्फ रणनीति में बदलाव नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया है। और इसी के साथ सीधी लड़ाई न करने की जो एक वर्जना या टैबू था, वो पूरी तरह से टूट गया। जो संघर्ष पहले परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा था, वो अब खुले मैदान में आ गया है और इसी से एक नए और खतरनाक दौर की शुरुआत हुई है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बेकाबू हो गए। अप्रैल 2024 के पहले सीधे हमले से लेकर जून 2025 के बड़े सैन्य अभियान तक हर एक घटना ने आग में घी डालने का काम किया और टकराव को एक नए खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। अब जरा इस काल्पनिक हमले के स्केल को समझिए। पहली लहर में ही 200 इजरायली युद्धक विमान शामिल थे। 200! ये संख्या अपने आप में ही हमले की गंभीरता को बताती है। और उन 200 विमानों ने पहली ही लहर में पूरे ईरान में करीब करीब 100 ठिकानों को निशाना बनाया। सोचिए कितना बड़ा और विनाशकारी हमला रहा होगा ये। और ईरान का जवाब, वो भी उतना ही जबरदस्त था। 532 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। ये एक अभूतपूर्व मिसाइल हमला था, एक साफ संकेत कि अब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हमले होते कैसे हैं? ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं होती, नहीं। ये खुफिया जानकारी, सटीक टारगेटिंग और दुश्मन के सबसे कीमती लक्ष्यों को, मतलब उनके नेतृत्व को निशाना बनाने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल है। तो लक्ष्य क्या थे? देखिए, वो बहुत सोच समझकर चुने गए थे। परमाणु ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर, सैन्य नेतृत्व और यहां तक कि 14 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी। मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता की कमर तोड़ देना था। अब ये एक बेहद सेंसिटिव लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है। एक स्रोत के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जासूसों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये एक काल्पनिक परिदृश्य है कि कैसे मोसाद या CIA के एजेंटों ने ईरान के सर्वोच्च नेता के एकदम सटीक ठिकाने की जानकारी दी होगी, जिसके बिना इतना प्रिसाइज हमला तो मुमकिन ही नहीं था। किसी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना एक बहुत बड़ा जुआ है। जैसा कि एक सूत्र ने इसे कहा, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है। मतलब जोखिम बहुत बड़ा, लेकिन कामयाबी का इनाम भी उतना ही बड़ा। चलिए अब उस टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं जिसका इस्तेमाल ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों, खासकर उसके अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए किया गया। तो मिलिए GBU 57 से, जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं। और ये कोई आम बम नहीं है, नहीं। 30,000 पाउंड का ये हथियार खास तौर पर पहाड़ों या कंक्रीट के नीचे दबे सबसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। और ये काम कैसे करता है? अच्छा, पहले तो ये जमीन में बहुत गहराई तक घुसता है। फिर एक टाइमर इसके धमाके को रोकता है ताकि ये सही गहराई तक पहुंच सके। और आखिर में ये जमीन के नीचे ही पड़ता है, जिससे अंदर से सब कुछ तबाह हो जाता है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सटीक हथियार है। एक सूत्र ने इसके असर को बड़े ही भयावह शब्दों में बताया है। जब ये शरीर को छूता है तो शरीर सचमुच भाप बन जाता है। सोचिए, ये भूमिगत विस्फोट इतनी जबरदस्त गर्मी और दबाव पैदा करता है कि आसपास की हर चीज का यही हश्र होता है। तो इन हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या हुआ? क्या ये पूरी तरह से खत्म हो गया, या इन हमलों ने एक और भी खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी है? ये टेबल दिखाती है कि हमलों ने ईरान की परमाणु उत्पादन श्रृंखला में कई रुकावटें पैदा की हैं। जैसे इस्फहान में यूरेनियम को गैस में बदलने की जो सुविधा थी, वो पंगु हो गई है। नातांस और फोर्डो में संवर्धन सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। और धातुकरण की प्रक्रिया, जो बम के कोर के लिए जरूरी होती है, वो तो लगभग नष्ट ही हो गई है।
लेकिन एक बहुत बड़ी और खतरनाक पहेली अभी भी बाकी है। हमलों से पहले ईरान के पास करीब 400 किलोग्राम 60% तक एनरिच किया हुआ यूरेनियम था। अब ये मात्रा कुछ परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी है, और सबसे डराने वाली बात यह है कि अब किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक आखिर है कहाँ। इसे शायद हमलों से पहले ही किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया गया होगा। तो अब ईरान के सामने दो रास्ते हैं, और दोनों के ऐतिहासिक उदाहरण भी मौजूद हैं। एक है लीबिया और यूक्रेन का रास्ता, जिन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिए और बाद में हमले का शिकार हुए। या फिर दूसरा है उत्तर कोरिया का रास्ता, जिसने परमाणु हथियार बनाए और उस पर कभी हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब ईरान के नेता कौन सा सबक सीखेंगे? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक निर्णायक रोक था, या फिर ये इस क्षेत्र में एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले युद्ध की शुरुआत है जहां परमाणु हथियार ही किसी देश के वजूद की इकलौती गारंटी बन जाते हैं? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।